हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विज्ञान। अधिकतम अंक है 80, समय दिया गया है 3 घंटे। सामान्य निर्देश को पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र 4 खंड में बटा हुआ है, अ, ब, स और ड। खंड अ में 1 से 20 तक के प्रश्न हैं जो एक एक अंक के हैं। यह प्रश्न बहुविकल्पीय हो सकते हैं, अतु लघु उत्तरीय हो सकते हैं, अभिकथन और कारक भी हो सकते हैं। इन प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दिया जाना चाहिए। खंड ब में प्रश्न 21 से 26 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 2 अंक कैरी करते हैं। खंड स में प्रश्न 27 से 33 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके अंक 3 हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने की सीमा 50 से 80 शब्द में दी गई है। आखिरी खंड ड प्रश्न संख्या 34 से 36 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। यह प्रश्न 5 अंक के हैं। ध्यान रखिएगा, हमें 36 के 36 प्रश्न करने हैं। इनमें अगर कोई विकल्प है तो उन प्रश्नों के बीच में आंतरिक विकल्प दिया गया है। जहां भी आवश्यक हो साफ सुथरा और ठीक से नामांकित किए गए आरेख खींचे जाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो इस क्रिया को एक प्रेषण करिए। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा में जला रहे हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। सो मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे देखिए ये हम बर्न कर रहे हैं तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। प्रकाश और ऊष्मा का निष्कासन होता है। प्रश्न 1 का अथवा है, यहाँ पे एक शंखवाकार फ्लास्क में जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के टुकड़ों पर डाला जाता है, फ्लास्क को छूने पर क्या होता है और उसके तापमान में कोई बदलाव होता है। देखिए, जब हम जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो बनता है हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है यह पॉप साउंड देती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने जिंक ग्रैन्युल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है तो हाइड्रोजन गैस बबल्स निकल रहे हैं और ये जो बबल्स हैं यह इस डिलीवरी ट्यूब के सहारे सोप सॉल्यूशन यानी साबुन के सॉल्यूशन में जा रहे हैं। साबुन में सॉल्यूशन के जाने के बाद यह बबल्स की फॉर्म में बाहर आता है और यहाँ पे पॉप साउंड देता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो हम लिखेंगे जी हाँ तापमान बढ़ता है, फ्लास्क का तापमान। तो हम यहाँ लिखेंगे जी हाँ फ्लास्क का तापमान बढ़ जाएगा। प्रश्न 2 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनेट है, NaHCO3। अगला प्रश्न है, कार्बन के यौगिक होते हैं। कार्बन के यौगिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। मतलब कार्बन के यौगिक का अर्थ है कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो उसमें से इन 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है। उच्च क्वथनांक लेकिन निम्न गलनांक, उच्च गलनांक लेकिन कम क्वथनांक, निम्न गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग करके बॉन्ड बनते हैं और ये जो शेयरिंग बॉन्ड होते हैं यह बहुत वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। इस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो हम लिखेंगे निम्न गलनांक और क्वथनांक को। अगला प्रश्न 4 है, कांच के प्रिज्म में सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे तेज, कौन सा रंग सबसे धीमी गति से चलता है। तो देखिए, यह ग्लास प्रिज्म है। व्हाइट लाइट यानी सफेद प्रकाश जब ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह विभिन्न कलर में टूट जाता है, जिसमें सबसे नीचे वायलेट है और सबसे ऊपर रेड है। आप देखिए यहाँ पे ये जो रेड है यहाँ पे कम एंगल बना रहा है और जबकि वायलेट है ये सबसे ज्यादा एंगल बनाता है। तो इसका अर्थ यह है कि रेड कम एंगल बना रहा है। इसका मतलब रेड लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी और वायलेट की स्पीड सबसे कम होगी। तो हम लिखेंगे सबसे तेज गति से जो रंग करेगा वह लाल होगा और सबसे धीमी गति से बैंगनी रंग होगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मोटर कार की हेडलाइट्स में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो दर्पण का उपयोग किया जा रहा है अवतल दर्पण। प्रकाश किरण का समानांतर आना, आप देख रहे होंगे कि ये एक हेडलाइट है, यहाँ पे प्रकाश किरण बिल्कुल समानांतर आ रही हैं तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि प्रकाश किरण यहाँ पे बिल्कुल समानांतर निकल के जा रही हैं जो कि आगे किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें क्यों झुक जाती हैं। तो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आती है तो यह झुक जाती है इस तरीके से, फिर ऐसे चली जाती है। तो यह झुकने का अर्थ है यहाँ पे एयर है और यहाँ पे हमारे पास है ग्लास। एयर में जो पार्टिकल्स हैं इनका घनत्व कम होता है, ग्लास में पार्टिकल्स का घनत्व ज्यादा होता है।
इस कारण से यह प्रकाश की किरण जो है यहाँ एयर में तेज ट्रेवल कर रही होती है और ग्लास में आने के बाद इसकी गति कम हो जाती है, इस कारण से यह मुड़ जाती है। तो हम लिखेंगे माध्यम में प्रकाशित घनत्व के अनुसार प्रकाश किरण का वेग या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। सो एयर से ग्लास में आने के बाद इसका वेग घट जाएगा और ग्लास से एयर में जाने के बाद इसका वेग बढ़ जाएगा। अथवा में एक प्रश्न दे रखा है, एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु में प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए उसे किसके बीच रखा जाना चाहिए, उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में बड़ा बने। सो वास्तविक, उल्टा और आकार में बड़ा बनने के लिए हमें वस्तु को C और F के बीच में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम यानी बाएं हस्त के नियम में अंगूठे और तर्जनी की दिशा को सांकेतिक भौतिक राशियों का नाम बताइए। सो फ्लेमिंग के वाम हस्त के अनुसार अगर अंगूठे को देखें तो यह हमें फोर्स यानी बल को दर्शाता है, यह फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है और ये जो उंगली है ये बताती है करंट को। तो हम लिखेंगे अंगूठा चालक की गति की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला प्रश्न 8 है, एक धारावाही परिनालिका यानी एक बार मैग्नेट को मुक्त अवस्था में लटकाने पर वह किस दिशा में स्थिर होगी और क्यों। तो हमने बहुत छोटी क्लास में ही पढ़ा था कि अगर एक बार मैग्नेट को मुक्त अवस्था में लटका दिया जाएगा तो वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। तो यहाँ देखिए एक सिल्क थ्रेड से बार मैग्नेट को लटकाया गया है तो यह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक गया है। तो हम लिखेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में, क्योंकि यह एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, इनके प्रतीक लिखिए, विद्युत शेल और बैटरी। तो विद्युत शेल का प्रतीक हमने यहाँ बना दिया और विद्युत शेल को अगर हम संयोज कर देते हैं तो यहाँ पे बैटरी बन जाती है। अथवा में लिखेंगे, अगर हमें प्रतिरोध दे रखा है R, विद्युत धारा दे रखा है I और सिरों के बीच में विभवांतर दे रखा है V, हमें ऊष्मा का सूत्र बताना है तो ऊष्मा का सूत्र हो जाएगा VIT। अगला प्रश्न है, धमनी और सिरा में एक एक अंतर लिखिए। धमनी और सिरा, धमनी में रुधिर नलिकाओं से ऑक्सीजन रुधिर हृदय से शरीर की तरफ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे हृदय है और धमनी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है वह हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है। शिरा में इसका उल्टा होता है, डी ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है वह शरीर से हृदय की तरफ जाता है। तो यहाँ पे नीले कलर में दिखा रखा है शिरा को और रेड कलर में दिखा रखा है धमनी को। अगला प्रश्न 11 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलाने में बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसको हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के साथ 6 लगा दिया, वाटर के साथ 6 लगा दिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 लगा दिया। अथवा में प्रश्न दिया गया है, रेगिस्तानी पौधे कब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो रेगिस्तानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय पर स्टोमेटा के खुलने पर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रश्न 12 में निम्नलिखित को आहार श्रृंखला में उनके पोषी स्तर के आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। सो बाज, घास, सांप और खरगोश। तो घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है सांप और सांप को खाता है बाज। तो हमने यहाँ पे बढ़ते क्रम में इनको नोट कर दिया है। अथवा में प्रश्न पूछा गया है, बैक्टीरिया और कवक को जैव अपघटक क्यों कहा जाता है। बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं वो मृत अवशेषों और अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ते हैं जो मिट्टी में पुण्य पौधों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। सो जैव अपघटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैक्टीरिया और कवक मृत अवशेषों को, अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं और मिट्टी में मिलाते हैं और यह मिट्टी के अंदर पौधों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे पाचन तंत्र में किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए और उसका कार्य भी लिखिए। सो हमारे पाचन तंत्र में जो एंजाइम है वह है अमाइलेज। यह निकल रहा है सैलिवरी ग्लैंड से और यह अमाइलेज स्टार्च को शर्करा यानी शुगर में कन्वर्ट करता है। प्रश्न संख्या 14, 15 और 16 अभिकथन और अन्य अभिकारक वाले हैं। इनके 4 उत्तर होते हैं, A, B, C और D। ए उत्तर तब चुनेंगे जब A और R यानी अभिकथन और अभिकारक दोनों सत्य होंगे और R अभिकथन सही व्याख्या करता होगा। A और R दोनों सत्य होंगे और R अभिकथन सही व्याख्या नहीं करता तो हम B चुनेंगे। C के लिए A सत्य है किंतु R असत्य है और D के लिए A असत्य है और R सत्य है। तो चलिए प्रश्न 14 करते हैं। अभिकथन है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें हीट निकलती है तो यह सही है। अभिकारक, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी विघटित हो जाता है तो यह कथन भी सही है। यह प्रक्रिया कुछ ऊर्जा भी छोड़ती है तो यह कथन, अभिकथन भी सही है और कारक भी सही है। तो हम लिख देंगे A और R दोनों सत्य हैं और अभिकारक की सही व्याख्या करते हैं।
प्रश्न 15.2 है, 15.1 और 15.2। इन 15.1 या 15.2 में से किसी एक का उत्तर देना है। तो ये पहला है अभिकथन, मेंढक ज्यादातर खाद्य श्रृंखलाओं में दूसरे पोषी स्तर पर आते हैं। यह कथन गलत है। कारक को देखा जाए तो मेंढक ज्यादातर कीड़ों को भोजन करते हैं जो पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो यह कथन सही है। इसका मतलब एक फॉल्स है और दूसरा हमारा ट्रू है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ए असत्य है और आर सत्य है। प्रश्न 2 है, प्रश्न 15 का एक हमने कर लिया और दूसरा भी कर लेते हैं। अभिकथन है, खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी का आधिपत्य होता है। कारण है, कुछ मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। इसमें पहला वाला फॉल्स है और दूसरा है ट्रू। तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। प्रश्न 16 का अभिकथन दिया गया है, मेंडल द्वारा दिया गया पृथक्करण सिद्धांत युग्मकों को शुद्धता का सिद्धांत है। कारण, किसी लक्षण के एक युग्मक शुद्ध होते हैं। मेंडल द्वारा पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया गया था वह युग्मकों का सिद्धांत दिया गया था। तो यह कथन सही है। और किसी लक्षण के लिए युग्मक शुद्ध होते हैं, मतलब कोई एक लक्षण के लिए युग्मक शुद्ध होते हैं। तो यह भी कथन सही है। तो यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन को सही व्याख्या करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। मैं बहुत जल्द ही इसके अगला वाला पार्ट भी लेके आ रहा हूँ।